क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर एक शानदार पत्रकार भी थे? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 5-5 अखबार भी निकाले थे? और क्या आप जानते हैं कि अपनी 65 साल की जिंदगी में उन्होंने 36 साल तक पत्रकारिता भी की थी? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते, आज के इस वीडियो में हम उनकी मुलाकात कराएंगे पत्रकार अंबेडकर से। तो आइए शुरू करते हैं। मूक नायक यानी मूक लोगों का नायक, हीरो ऑफ द डम, ये उस अखबार का नाम है जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले शुरू किया था। 31 जनवरी 1920 को मराठी में मूक नायक की शुरुआत हुई थी। ये पाक्षिक यानी 15 दिन में छपने वाला अखबार था, लेकिन उन्हें अपना खुद का अखबार शुरू करने की क्या जरूरत थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका अपना खुद का मीडिया होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह आज के दौर में आप देखते हैं कि मीडिया सिर्फ चंद जातियों, नेताओं और कॉरपोरेट घरानों की दलाली करता है, उसी तरह बाबा साहब के वक्त में भी मीडिया पर चंद जाति के पूंजीपतियों का ही कब्जा था और वो अछूतों की समस्याओं को कभी नहीं उठाते थे। लेकिन मीडिया ताकतवर होता है, लोगों तक बात पहुंचाने में उसकी एक अहम भूमिका होती है, वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने खुद ही पत्रकार बनने की ठान ली और 31 जनवरी 1920 को मूक नायक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। उन्होंने मीडिया की सच्चाई को बयां करते हुए मूक नायक के पहले संपादकीय में लिखा था, बहिष्कृत लोगों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय के उपाय सोचकर उनकी भावी उन्नति और उनके मार्ग के सच्चे स्वरूप की चर्चा करने के लिए वर्तमान समाचार पत्रों में जगह नहीं है। ज्यादातर समाचार पत्र खास जातियों के हित साधन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी वे दूसरी जाति के लोगों के खिलाफ भी लिखते हैं। बाबा साहब ने मूक नायक के जरिए न सिर्फ अछूतों में चेतना जगाई, बल्कि दमदार तरीके से बहुजन समाज के हितों की पैरवी भी की। 28 फरवरी 1920 को प्रकाशित मूक नायक के तीसरे अंक में डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्वराज नहीं हमारे ऊपर राज्य है शीर्षक संपादकीय में साफ साफ कहा था कि अगर स्वराज मिले तो उसमें अछूतों का भी हिस्सा होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बतौर पत्रकार भी बेहद शानदार काम किया है। उन्होंने अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के जरिए भी अपने आंदोलन को न सिर्फ धार दी, बल्कि पूरी दुनिया को भारत के अछूतों की दयनीय हालत के बारे में बताया। आज हमारे पास टीवी है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया जैसे माध्यम है, लेकिन बाबा साहब के दौर में अखबार से बड़ा कोई मीडिया नहीं होता था। लेकिन आज की तरह ही उस वक्त भी मीडिया पर ब्राह्मण बनिया जातियों का ही वर्चस्व था। आज बीजेपी मीडिया को कंट्रोल करती है और उस वक्त कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश भारत के मीडिया को कंट्रोल करती थी। तब के मीडिया को बाबा साहब कांग्रेसी मीडिया बुलाते थे। कांग्रेसी मीडिया में अछूतों के लिए कोई जगह नहीं थी, उनके जो हकमारी होती थी उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। अछूतों के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बाबा साहब ये बात अच्छे से समझते थे कि अगर अपनी बात सत्ता तक पहुंचानी है तो मीडिया से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसलिए उन्होंने खुद ही लोक भाषाओं में अपने अखबार और पत्र पत्रिकाएं निकाली। 1920 में उन्होंने अपना पहला पाक्षिक अखबार मूक नायक निकाला और उसके बंद होने के बाद उन्होंने 1924 में मराठी में बहिष्कृत भारत नाम से एक पत्रिका निकाली। 1928 में समता नाम से अखबार निकाला और 1930 में जनता, और आखिर अपने जीवन के आखिरी सालों में 1956 में प्रबुद्ध भारत जैसे पत्र पत्रिकाएं निकाली। यानी अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक वो पत्रकारिता से जुड़े रहे। अपनी 65 साल की जिंदगी में उन्होंने 36 साल तक पत्रकारिता भी की थी। डॉक्टर अंबेडकर के अखबार किसी जाति विशेष के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाने के लिए थे जिसमें कोई किसी का नुकसान ना करे और सबके हितों की रक्षा हो, कोई भेदभाव ना हो। डॉक्टर अंबेडकर मनु मीडिया के चरित्र को जानते थे और उससे लेकर परेशान भी थे। भारतीय मीडिया के बारे में उन्होंने लिखा था, भारत में पत्रकारिता पहले एक पेशा थी, अब वो एक व्यापार बन गई है। अखबार चलाने वालों को नैतिकता से उतना ही मतलब रहता है जितना कि किसी साबुन बनाने वाले को। पत्रकारिता स्वयं को जनता के जिम्मेदार सलाहकार के रूप में नहीं देखती। भारत में पत्रकार ये नहीं मानते कि बिना किसी प्रयोजन के समाचार देना, निर्भयता पूर्वक उन लोगों की निंदा करना जो गलत रास्ते पर जा रहे हो, फिर चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, पूरे समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली नीति को प्रतिपादित करना उनका पहला और प्राथमिक कर्तव्य है। लेकिन व्यक्ति पूजा उनका मुख्य कर्तव्य बन गया है। भारतीय प्रेस में समाचार को सनसनीखेज बनाना,
तार्किक विचारों के स्थान पर अतार्किक जुनूनी बातें लिखना और जिम्मेदार लोगों की बुद्धि को जागृत करने के बजाय गैर जिम्मेदार लोगों की भावनाएं भड़काना आम बात है। व्यक्ति पूजा की खातिर देश के हितों की इतनी विवेकहीन बलि इससे पहले कभी नहीं दी गई। व्यक्ति पूजा कभी इतनी अंधी नहीं थी जितनी कि वो आज के भारत में है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इसके कुछ सम्मानित अपवाद भी हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत कम है और उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाती। बाबा साहब ने मीडिया के बारे में जो करीब 100 साल पहले लिखा था वो आज के हालात में भी एकदम सटीक बैठता है। मीडिया तब भी जातिवादी था और आज भी है। यह एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक न्याय की शुरुआत की तब बाल गंगाधर तिलक केसरी नाम से पत्रिका निकालते थे। बाबा साहब ने तिलक को अपनी पत्रिका में मूक न्याय का विज्ञापन निकालने के लिए एक चिट्ठी लिखी और विज्ञापन का खर्च भी भेजा, लेकिन फिर भी तिलक ने विज्ञापन नहीं छापा। अब सोचिए, जो मीडिया एक दलित का विज्ञापन नहीं छापता था वो उनकी खबरें क्या दिखाता होगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर खुद ही पत्रकार बन गए और खुद ही संपादक भी। दिन रात खूब मेहनत की, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। संसाधनों की कमी से जब एक अखबार बंद हो जाता तो वो दूसरा शुरू कर देते और दूसरा बंद हो जाता तो वो तीसरा अखबार शुरू कर देते। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक सच्ची पत्रकारिता करते रहे। अपनी पत्रकारिता के जरिए डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था पर करारा वार किया। मूक न्याय के संस्थापक संपादक महार जाति से ही आने वाले पीएन भाटकर साहब थे, लेकिन बाबा साहब ने ही मूक न्याय के 13 संपादकीय लेख लिखे। 31 जनवरी 1920 को मूक न्याय के पहले संपादकीय में बाबा साहब ने यह भी लिखा था कि हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण व्यवस्था एक 4 मंजिला इमारत की तरह है जिसमें आने जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसी मंजिल पर वो मर जाएगा। मीडिया को डॉक्टर अंबेडकर कैसे देखते थे उसे समझने के लिए आपको 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव गोविंद रानाडे की 101वीं जयंती पर उनका व्याख्यान पढ़ना चाहिए। उस व्याख्यान का शीर्षक था रानाडे, गांधी और जिन्ना। उन्होंने कहा, मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूं। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर काम की आलोचना करते हैं और बस निंदा करना जानते हैं। वे मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से पेश करते हैं और उसका गलत अर्थ निकालते हैं। मेरे किसी भी काम से कांग्रेसी पत्र पत्रिकाएं खुश नहीं होते। अगर मैं ये कहूं कि मेरे लिए कांग्रेसी मीडिया का ये व्यवहार अछूतों के प्रति हिंदुओं के घृणा भाव की अभिव्यक्ति है तो उसमें गलत नहीं होगा। उनका ये द्वेष मेरे प्रति व्यक्तिगत हो गया है। ये इस तथ्य से साफ हो जाता है कि कांग्रेसी मीडिया को तब भी कष्ट होता है जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूं जो पिछले कई सालों से कांग्रेस की आलोचना का विषय और लक्ष्य रहा है। कांग्रेसी पत्र मुझ पे गालियों की बौछार करते हैं। वो कितनी भी गंदी या तीखी क्यों न हो, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। आगे बाबा साहब कहते हैं, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं। मेरा आग्रह है कि यदि मैं गांधी और जिन्ना से घृणा करता हूं तो इसका कारण यह है कि मैं भारत से ज्यादा प्रेम करता हूं। ये एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन ये सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से कहीं महान होता है। गांधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में आकाश और पाताल का फर्क है और वे परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को मीडिया के माध्यम से भी चलाया और अछूतों के अधिकारों की आवाज भी उठाई। वो बार बार कहते थे कि अछूतों का अपना मीडिया होना चाहिए ताकि वो अपनी बात खुद कर सकें। अपने लेख विदेशियों से आग्रह में डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के जीवन और आंदोलन में प्रेस की भूमिका और उसकी सीमा को रेखांकित किया है। उन्होंने लिखा, भारत के बाहर के लोग विश्वास करते हैं कि कांग्रेस एकमात्र संस्था है जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ तक कि अछूतों का प्रतिनिधित्व भी कांग्रेस करती है। इसका कारण यह है कि अछूतों के पास अपना कोई साधन नहीं है जिससे वो कांग्रेस के मुकाबले में अपना दावा जता सके। अछूतों की इस कमजोरी के और भी कई अन्य कारण हैं। अछूतों के पास अपना खुद का प्रेस नहीं है। कांग्रेस का प्रेस उनके लिए बंद है। कांग्रेसी मीडिया ने अछूतों को रत्ती भर भी जगह ना देने की कसम खा रखी है। अछूत अपना प्रेस स्थापित नहीं कर सकते। ये साफ है कि कोई भी समाचार पत्र बिना विज्ञापन राशि के नहीं चल सकता और पैसा केवल व्यावसायिक विज्ञापनों से ही आता है। चाहे छोटे व्यवसायी हों या बड़े व्यवसायी हों, वो सभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और गैर कांग्रेसी संस्था का पक्ष नहीं ले सकते। भारत की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के स्टाफ संपूर्ण रूप से मद्रासी ब्राह्मणों से भरा पड़ा है।
वास्तव में भारत का संपूर्ण प्रेस ही उनकी मुट्ठी में है और वे कांग्रेसियों के पिट्ठू हैं जो कांग्रेस के खिलाफ किसी समाचार को नहीं छाप सकता। यही कारण है कि प्रेस अछूतों की पहुंच से बाहर है, लेकिन किसी हद तक खुद अछूतों में प्रचार न करने की प्रवृत्ति का होना भी एक कारण है। प्रचार की प्रवृत्ति का ना होने का एक कारण देशभक्ति भी है कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे देश की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रकारों को उनका हक भी दिलाया था। 1946 में जब डॉक्टर अंबेडकर लेबर मिनिस्टर थे, उस समय कलकत्ता के प्रेस कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। बाबा साहब ने न सिर्फ उनके काम के घंटे कम कराए बल्कि उन्हें कई तरह की अन्य सुविधाएं भी दिलाई। 1945 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने पीपल्स हेराल्ड नाम से अपना साप्ताहिक मुखपत्र निकाला था और उसके उद्घाटन में डॉक्टर अंबेडकर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उसके उद्घाटन भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में अच्छी सरकारों के लिए समाचार पत्र मूल आधार है। इसलिए भारत के अनुसूचित जातियों के दर्द और दुर्दशा जिसे हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक 8 करोड़ अछूतों को राजनीतिक तौर पर प्रशिक्षित न कर लें। यदि अलग अलग विधानसभाओं के विधायकों के व्यवहार की रिपोर्टिंग करते हुए समाचार पत्र ये लिखे, ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, ये सवाल अगर पूछे तो निश्चित तौर पर विधायकों के व्यवहार में तब्दीली आ सकती है और हमारे लोगों की जो दुर्दशा है वो खत्म हो सकती है। इसलिए समाचार पत्र को मैं ऐसे साधन के रूप में देख रहा हूं जो वैसे लोगों का भी शुद्धिकरण कर सकता है जो गलती से अपने राजनीतिक जीवन में रास्ता भटक गए हैं। 1937 के विधानसभा चुनाव में मराठी समाचार पत्रों की भूमिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, समाचार पत्र न केवल मतदाताओं को प्रशिक्षित करते हैं बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जिसे उन्होंने अपने मत से चुना है वो उनके साथ खड़े हों। वो अपना कर्तव्य ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो किसी से दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे। आज जब मनुवादी मीडिया सत्ता के तलवे चाट रहा है तो बाबा साहब की बातें और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उस समय कांग्रेसी मीडिया था और आज गोदी मीडिया है। कुल मिलाकर खेल चुनिंदा जातियों के लोग ही खेल रहे हैं। ऑक्सफैम न्यूज लॉन्ड्री की हालिया रिपोर्ट में साबित हुआ कि मीडिया के 121 निर्णायक पदों में से 106 सवर्णों के कब्जे में है। दलित पत्रकार आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। जो मेरे जैसे चुनिंदा दलित पत्रकार होते हैं उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि बहुजन समाज अपना खुद का राष्ट्रीय बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए आगे आए और अंबेडकरवादी पत्रकारिता की मशाल को जलाए रखे। आज जब मीडिया पतनशीलता के सबसे निचले पायदान पर जा चुका है तो ऐसे समय में अंबेडकरवादी मीडिया ही हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को बचा सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बतौर पत्रकार समानता के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बतौर पत्रकार अन्याय का विरोध किया। उन्होंने हमारे देश के निर्माण में समता का बीज बोने के लिए अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल किया। डॉक्टर अंबेडकर एक पत्रकार के तौर पर हमें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की सीख भी देते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आप डॉक्टर अंबेडकर को बतौर पत्रकार भी जान पाए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय लिखें, कमेंट करें और अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले द न्यूज वीक को और मजबूत बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं साथियों।